चलिए, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी बात की थी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म उसकी बात की थी, प्रिज्म के अंदर TIR की बात की थी, ग्रेजिंग की बात की थी, या सिंपल सेकेंड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन की बात की थी। इसके बाद हम लेंस पे आए थे। लेंस में हमने क्या समझा था कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल की ऐसी क्लोज सरफेस जिसके अंदर एटलीस्ट एक कर्व पार्ट हो, दूसरा कर्व भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, उसको अपने लेंस नाम देंगे। लेंस के लिए कंडीशन ये है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। जैसे हम प्लेन ग्लास स्लैब की बात करते हैं, प्लेन ग्लास स्लैब में भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, बट दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसी होती हैं? पैरेलल। कैसी होती हैं? पैरेलल होते हैं, और दोनों बाउंड्री पैरेलल होती है उसमें। हम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात प्रिज्म में भी करते हैं, बट प्रिज्म में होता है ये कि दोनों रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री प्लेन होती हैं और उनके बीच में एंगल कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब पैरेलल नहीं होना चाहिए। तब बात अपने प्रिज्म की करते हैं। और रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री के बीच में जो एंगल होता है उसको अपने नाम देते हैं प्रिज्म एंगल। उसको नाम देते हैं प्रिज्म एंगल। और इसके बाद लेंस में बात करेंगे। लेंस में क्या है? लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लेंस में भी होते हैं, बट इसकी कंडीशन ये है कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एटलीस्ट आपकी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस एटलीस्ट कर्व्ड होनी चाहिए। तो इसमें हमने दो टाइप के लेंस पढ़े थे, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग में हम लोग कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये तीनों टाइप के कन्वर्जिंग लेंस माने जाते हैं। और इसके बाद हमने डाइवर्जिंग की बात की थी। डाइवर्जिंग लेंस में क्या था? बाई कॉनकेव, डबल कॉनकेव या सिंपल कॉनकेव भी बोलते हैं, और प्लेनो कॉनकेव या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये हमारे लेंसेस जो थे वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस में आएंगे। कन्वर्जिंग बिहेवियर या डाइवर्जिंग बिहेवियर दोनों के दोनों जो हैं, हम मान के ये चलते हैं कि तभी होता है जब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो उस केस में बिहेवियर भी उल्टे हो जाते हैं। ये चीज़ आगे अभी हम समझेंगे ही, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें पढ़ते हैं। हमने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया। सपोज कीजिए इसमें ए बी ऑब्जेक्ट है और इधर ये ए डैश बी डैश इमेज बनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट ओ, इमेज की हाइट आई, और ऑब्जेक्ट की इसके सेंटर से डिस्टेंस, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यू, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस बी है। तो इसमें अपनी इक्वेशन समझ लेते हैं। जो इक्वेशंस हम कॉन्वेक्स में, बाई कॉन्वेक्स में समझेंगे, वही इक्वेशंस आपकी हर टाइप के लेंस में आगे की ओर लगती जाएंगे। चलिए तो पहले लेंस इक्वेशन की बात करते हैं। लेंस इक्वेशन हो जाएगा 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b
माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या हाइट का मैग्निफिकेशन, इसमें mt इक्वल टू लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा b/u और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है f/f+u या f माइनस b/f। हम लोग जो मिरर के फार्मूले पढ़ते हैं और लेंस के फार्मूले पढ़ते हैं, दोनों के अंदर केवल डिफरेंस इस बात का है, लेंस में जब आते हैं तो u की जगह पे -u रख देंगे हम मिरर वाले, तो वो फार्मूले आपके लेंस वाले फार्मूलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। b की जगह नहीं, केवल किसकी जगह, u की जगह, u की जगह क्या रख देंगे -u। हमने मिरर में क्या पढ़ा था 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, u की जगह -u आ गया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में वहाँ -b/u था, ये क्या हो जाएगा +b/u और आगे f/f+u हो जाएगा, वहाँ f/f-u था, ये आपका f माइनस b/f उसमें भी था, इसमें भी यही रहेगा। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जैसा हमने मिरर में पढ़ा सेम मैनर में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर हम स्पीड ऑफ इमेज और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन देखेंगे तो इसमें ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट longitudinal magnification ये होता है ml इक्वस टू dB/du इक्वस टू ये आ जाएगा b/u का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा b/u का होल स्क्वायर, जबकि मिरर में ये माइनस आ रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं हमने थोड़ा सा समझ लें। अब बात आती है इसमें लेंस मेकर फार्मूला। ये हमें यूज़ करना है 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा लेंस मेकर फार्मूला। इसमें μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट लेंस को रखा है, और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ द लेंस होता है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे μ1 RI ऑफ मीडियम और μ2 RI ऑफ लेंस, मतलब मटेरियल ऑफ लेंस। अब एक चीज़ यहाँ पे और समझने वाले हैं कि F आपका μ2 μ1 इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और मीडियम पे भी डिपेंड करता है, जबकि मिरर में ऐसी कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होती थी, जबकि इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें अपने F मटेरियल
एंड मीडियम, मटेरियल एंड मीडियम दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए और भी लेंस के कॉम्बिनेशन वगैरह की कंसेप्ट की बात करते हैं आगे चल के। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, तो इसमें हम लोग कई थिन लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं n लेंसेज को हमने कांटेक्ट में रखा, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2 और इसकी fn है। हमने n लेंसेज को कांटेक्ट में रखा, तब जो है क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो 1/f1 + 1/f2 टिल 1/fn। अपने को मालूम है जब कोई लेंस एयर में रखा जाता है, जब कोई लेंस एयर में रखा जाता है तो एयर में रखने पर उसकी पावर होती है 1/f। तो ये हो जाएगा P1, पावर की बात करेंगे Pn। ठीक है, तो इसमें भी अपने को कोई ज़्यादा टिपिकल बातचीत नहीं है, सीधे सीधे कंसेप्ट तो ये होता है कि एक इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, लास्ट तक हम जब ये लॉजिक लगा के लाते हैं तो फाइनल अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर दो लेंसेज के बीच में गैप d दिया हो तब क्या होगा, इफ टू lenses are placed at distance d, तो 1/f इक्वल टू क्या आएगा, 1/f1 + 1/f2 - d f1 × f2। अब ये हमारा थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन का भी लॉजिक इसमें समझ में आ गया। इसमें जो मैंने बनाया हुआ है, जो रिजल्ट लिखा हुआ है, उसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है और दोनों के बीच में गैप d है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ कहीं पे बनती है। वैसे इसमें इमेज का बनना या कॉम्बिनेशन का नेचर काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि d दो लेंसेज के बीच में कितना है, गैप कितना है। तो उससे कई बार आपका देखने में कन्वर्जिंग सिस्टम लगता है, वो डाइवर्जिंग होता है, कई बार डाइवर्जिंग लगता है, वो कन्वर्जिंग हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे अपने इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें रहती है, वो रहती है लेंस विद वन सरफेस पॉलिश्ड। उससे भी क्वेश्चन जेईई में 2 से 3 बार आया हुआ है और कॉमनली जो है एडवांस में भी पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेंस विद
विथ वन सरफेस पॉलिश्ड। देखिए ये हमने लेंस लिया, इसमें इस लेंस में ये साइड हमने बैक साइड पॉलिश कर दी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है और यहाँ सामने ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहली बात तो ये है कि ये मिरर की तरह काम करेगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने म्यू मान लेते हैं और बाहर एयर है। तो पहली बात तो यह है मिरर की तरह काम करेगा। कन्वर्जिंग मिरर होगा या डाइवर्जिंग मिरर होगा, उसमें R1 R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों मिलकर रोल प्ले करेंगे। चलिए अब इसको जो है करने के लिए अपने या तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला 1/f इक्वल टू 2 μ2 बाई μ1 अपान R2 माइनस 2 μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपान R1 ये लगा लेंगे। इसमें μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, f मतलब मिरर की फोकल लेंथ। μ2 मैं लिख देता हूँ, μ2 मतलब RI ऑफ लेंस, RI ऑफ लेंस, ठीक है। μ1 मतलब RI ऑफ मीडियम, RI ऑफ मीडियम। R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस। तो इसमें कोई R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, F क्या फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और 1/f इक्वल टू इस तरीके से लिख देंगे 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। हमने जितना अभी तक पढ़ा है फिर से वही काम करेंगे। नॉन वैल्यूज विद साइन जितना पढ़ा है उसमें वही काम करेंगे। नॉन वैल्यूज विद साइन और अननोन वैल्यूज विदाउट साइन रखेंगे तो अननोन वैल्यूज अपने को विद साइन निकल के आ जाएंगे। मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि जो नॉन वैल्यूज हैं उनकी लोकेशंस अपने को मालूम होती है, तो जिनकी लोकेशंस मालूम होती है अपने डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के साइड में है या दूसरे साइड में है। जो ऑब्जेक्ट के साइड में पड़ता है उसको नेगेटिव और दूसरे साइड में पड़ता है उसको पॉजिटिव लेना है। सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक हम लोगों ने सीखा हुआ है। चलिए अब इसमें एक दूसरा मेथड भी है तो उससे भी सीख सकते हैं। ये डायरेक्ट अगर रट सकते हैं तो अच्छा है। अभी जो हम बात कर रहे थे वन सरफेस पॉलिश वाले,
उसको समझते हैं फिर से। इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग सिस्टम मान लेते हैं, एक लेंस और एक मिरर। ये आपका लेंस हो गया और ये आपका मिरर हो गया। लेंस आपका कॉन्वेक्स हुआ और मिरर आपका कॉनकेव हुआ। अब हम इनकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब हम इनकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ध्यान से देखिए, एक बार ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर अगेन रिफ्रैक्शन होगा। मान लो फाइनल इमेज बनती है आई। तो ओवरऑल समझने वाली बात क्या आई कि दो बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार रिफ्लेक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम टोटल पावर जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, डबल ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, डबल ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब हम लोगों को मालूम है कि लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/FL लिख देते हैं, और मिरर की पावर का फॉर्मूला -1/FM कर देते हैं। ठीक है, लेंस के लिए प्लस साइन और मिरर के लिए माइनस साइन पावर में आता है। और फिर से जब हम बात करेंगे फाइनल, तब भी क्या आएगा, -1/F। क्यों आएगा, क्योंकि फाइनली ओवरऑल सिस्टम आपका एक मिरर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम एक मिरर की तरह काम कर रहा है। चलिए, अब इसमें जो है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे की, तो साइन के साथ करेंगे। जो चीज़ मालूम है उसका साइन रखेंगे और जो चीज़ नहीं मालूम है उसका साइन नहीं रखेंगे। मैं बार बार वही बात करता हूँ, नोन विद साइन, नोन विद साइन और अननोन विदाउट साइन। नोन विद साइन और अननोन विदाउट साइन हमें लेना है। ठीक है, अब एज ए एग्जाम्पल हम लोग ये कंसेप्ट को और इलेबोरेट कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। देखिए, हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये वाला, इसमें दोनों की रेडियस हम R ले लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू, और बाहर एयर ले लेते हैं, दोनों साइड में एयर, लेफ्ट और राइट दोनों ही एयर लेके चलते हैं। चलो, अब इसमें ऑब्जेक्ट इधर ही रखना है, इधर हम रख ही नहीं सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट टाइम रे पड़ती है उसको R1 लेना होता है, जिसमें सेकेंड टाइम रे पड़ती है उसको R2 लेना होता है। ठीक, हम ये केस मान के चल लेते हैं। तो ये R1 आपकी जो है किधर पड़ेगी, R1 मतलब ये वाली सरफेस जिसमें पहली बार रे आई है, ये दूसरे साइड में ऑब्जेक्ट के आएगी। तो R1 का साइन अपने क्या देंगे, प्लस, और R2 इस साइड आएगी जिधर ऑब्जेक्ट है, तो इसका साइन अपने देंगे माइनस। ठीक, ये तो हो गई साइन की बात। अब अभी हम लोगों ने जो डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है, अगर याद रहता है तो 1/F = 2 μ2/μ1 R2।
माइनस 2 म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 अपान R1। तो ये 2 म्यू टू बाई म्यू वन यानी 2 म्यू बाई R2 की जगह पे क्या लेंगे, माइनस R, और इसकी जगह पे क्या लेंगे, प्लस R। R2 की जगह पे माइनस R और R1 की जगह पे क्या लेंगे, प्लस R। तो अपने लिए जो 1 अपान F है उसकी वैल्यू ये आगे और सॉल्व करते हैं, माइनस ठीक है। तो मतलब ये 1 अपान F आ जाएगा माइनस 2 म्यू बाई R प्लस 2 बाई R। चलिए अब अपने को दूसरे कंसेप्ट पे जाते हैं। दूसरे कंसेप्ट पे हम लोग जाते हैं, मतलब टोटल पावर P इक्वल टू 2 PL प्लस PM, 2P इक्वल टू 2 PL प्लस PM। अब PL मतलब क्या होगा, 1 अपान FL। तो 1 अपान FL अपने कैसे लिखेंगे, लेंस मेकर फार्मूले से, म्यू टू बाई म्यू वन मतलब म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस R2, 1 अपान R1 माइनस R2। तो R1 आपका दिया हुआ है प्लस का, R2 दिया है माइनस का, तो फिर ये इतना आ जाएगा, यानी म्यू माइनस 1 2 बाई R, ये आ गया 1 अपान FL। और अपने इसके बाद FM की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस R बाई 2, क्योंकि कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, मतलब माइनस R बाई 2, ये FM आ गया। ठीक है, तो अब हम उठा के इस फार्मूले में रखते हैं, P इक्वल टू 2PL मतलब 4 बाई R म्यू माइनस 1, और प्लस का PM मतलब माइनस 1 अपान FM, मतलब क्या आ जाएगा, प्लस का 2 बाई R, क्या आ जाएगा, प्लस का 2 बाई R। ठीक है, अब अपने जब भी इसमें एलसीएम लेंगे, जब भी एलसीएम, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये 4 माइनस 4 म्यू बाई, ये ऐड होके माइनस 4 म्यू बाई R हो जाएगा और प्लस 2 बाई R। इसमें हम P की पावर निकालते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 4 म्यू बाई R, और ये माइनस होगा तो यहाँ पे और ये प्लस में तो माइनस 2 बाई R। अब हमने क्या पढ़ा था, 1 अपान F, माइनस में आएगा P इक्वल टू 4 म्यू बाई R और माइनस का 2 बाई R, तो 1 बाई F इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई R प्लस का और माइनस का 4 म्यू बाई R। ये है, इस फार्मूले में लगाने में थोड़ा सा हो सकता है म्यू वन म्यू टू R1 आदमी इधर से उधर कर ले, बट ये वाले फार्मूले में बहुत आसान है, एक बार लेंस अलग मिरर अलग ले लेंगे तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और मैं इसमें समझा देता हूँ।
जैसे एक एग्जांपल हम लोग ये लेके चलते हैं, चलो ये लेके चलेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी और इसकी आर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 मानेंगे, इसको R2, क्योंकि फर्स्ट टाइम रे इसी पे गिरेगी, इसके बाद इस पे गिरेगी। तो R1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई माइनस इन्फिनिटी कॉमा, R2 की वैल्यू हो गई माइनस R। R1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, R2 इक्वल टू हो गई माइनस R। अब अपने जो है फॉर्मूले पे आते हैं, 2PL प्लस PM, ठीक है। तो लेंस हमारे लिए इस तरह से बनेगा। ये पहले लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1/FL इक्वल्स टू क्या आएगा μ2/μ1, इसको हम म्यू ले लेते हैं और बाहर हम कुछ नहीं तो एयर लेके चलते हैं। म्यू माइनस 1 R1 माइनस R2, तो ये 1/FL इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू माइनस 1/R, ये आ गया 1/FL, ठीक है। अब बात आती है मिरर। अगेन इसको हम मिरर वाले पार्ट पे जाएंगे। FM इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस R/2 और PM इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1/FM इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/R। टोटल पावर हम निकालते हैं, टोटल पावर 2PL प्लस PM, यानी कि 2PL प्लस PM, तो 2/R इंटू म्यू माइनस 1 प्लस हमें पावर क्या है 2/R, ये है 2/R, तो ये आ गया 2μ/R माइनस 2/R प्लस 2/R, ये कैंसिल हो गया। तो P की वैल्यू क्या आ गई इसमें, P की वैल्यू क्या आ गई 2μ/R, और हमें मालूम है कि फाइनल फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे माइनस 1/P, तो यह आ जाएगा माइनस R/2μ, माइनस R/2μ। अब चलो फार्मूले से देखते हैं, ठीक है। फार्मूला अपने ने क्या पढ़ा था 1/F इक्वल टू 2μ2/μ1/R2 माइनस 2μ2/μ1 माइनस 1/R1। 2μ2/μ1 मतलब 2μ, R2 की वैल्यू क्या है माइनस R, और ये 2μ माइनस 1, R1 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो 1/F इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2μ/R कॉमा F इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस R/2μ। देखो दोनों में सेम आ गया। अगर फार्मूला लर्न कर सकते हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अदरवाइज ये कंसेप्ट भी कोई टफ नहीं है। गलती लोग जो करते हैं, मैं बता रहा हूँ, गलती जो करेंगे ना वो ये वाले टर्म में करते हैं। हमें पहली गलती तो यहीं पे मिलती है कि साइन नहीं रखते हैं, हम साइन रख देंगे सभी के, और PM इक्वल टू होता है माइनस 1/FM, और फाइनली फिर कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह काम करता है, तो कैपिटल F इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/P। तो ये ओवरऑल आपका पूरा डिस्कशन इसमें हो जाता है। और इसमें एक कंसेप्ट और बचता है, फोकल लेंथ ऑफ द
कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो भी सीखते हैं। चलिए आगे हम वो भी सीख लेते हैं। हेलो। चलिए एक कंसेप्ट और बचता है जिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो भी हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर सारी चीज़ें अपनी कवर हो गई फिर ऑप्टिक्स में। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस by displacement method। focal length of convex lens by displacement method। चलिए हम लोग ये स्क्रीन लेते हैं जहाँ पे इमेज बनानी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी, और बीच में कहीं पे कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो इमेज आपकी हर हाल में स्क्रीन पे ही बननी है, और ये ए डैश बी डैश इमेज बन रही है। दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, जो कि फिक्स कर देना है, उसको चेंज नहीं करना है। हमें चेंज क्या करना है, लेंस की पोजीशन। लेंस की पोजीशन जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास कैपिटल डी के अंदर दो ऐसी लोकेशंस आएंगी जहाँ पे इमेज स्क्रीन पे मिलेंगे। दो ऐसी लोकेशंस आएंगी जहाँ पर हमें इमेज स्क्रीन पे मिलेगी। तो वही दो लोकेशंस हमारी काम की हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में। चलिए, तो फोकल लेंथ हमें कॉन्वेक्स लेंस का फाइंड करना है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी को फिक्स कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस को डिस्प्लेस करेंगे, और दो लोकेशंस ऐसी फाइंड करेंगे जिनसे दो डिफरेंट लोकेशंस लेंस की होंगी, बट इमेज एक ही लोकेशन मतलब स्क्रीन पे बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। u इक्वल टू माइनस यू, इसमें सब दिया हुआ है तो अपने सारी चीज़ें साइन के साथ लेंगे। b इक्वल टू प्लस डी माइनस यू, और f इक्वल टू हम लेंगे प्लस f। अब हम लेंस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, 1/u माइनस 1/u 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। b की वैल्यू दे रखी है प्लस डी माइनस यू, u की वैल्यू दे रखी है माइनस u, तो ये हो गया 1/u, और f की वैल्यू देखिए प्लस का 1/f, तो ये हो गया u प्लस डी माइनस यू इक्वल टू 1/f। u से u कट गया, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो डी यू माइनस यू स्क्वायर, इधर ये डी एफ आ गया, एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा सेट करते हैं इस तरीके से, ये लेफ्ट टर्म साइड में ले लेते हैं दोनों टर्म, तो माइनस डी यू प्लस
डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 0, यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इसका मीनिंग ये है हमारे पास u दो मिलेंगे गिवन d के लिए, मतलब d फिक्स रखना है और हमें दो u की वैल्यू मिलेंगी ऐसी, जहाँ पे आपका कैपिटल D डिस्टेंस के अंदर इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ही बनेगी। तो इसको हम u इक्वल टू माइनस डी यानी माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस 4df अपान में 2 इंटू 1, तो u इक्वल टू आ जाएगा d ये आ गया। अब ये हमें पहली बात तो ये समझना है कि ये रिलेशन वैलिड तभी होगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो। मैथमेटिकली स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अपने को ये अच्छे से समझ लेना है, डी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4df, मतलब तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 4f। इस कंडीशन में ही ये आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलिए, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारी जो हो सकती है d मिनिमम की बात करें अगर हम, d मिनिमम होगा 4f के बराबर या उससे ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक आपका u आएगा प्लस साइन लेने पर, एक माइनस। जो प्लस साइन लेने पे आ रहा है सपोज उसको हमने u1 लिखा, तो d प्लस, चलो इतने वाले टर्म को जो ये वाला टर्म है इसको हम x लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन 2। और u2 इक्वल टू क्या आ जाएगा d माइनस एक्स अपॉन 2। अब u1 ये है तो b1 क्या आएगा d माइनस u1। इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा d माइनस एक्स अपॉन 2। सेम मैनर में आप b2 सॉल्व करिए तो ये आएगा dx प्लस एक्स अपॉन 2। इसको निकालने के लिए भी वही d माइनस u2 लगा देंगे। इसको सॉल्व करने में भी हम d माइनस u2। अब मैं इधर का हटा देता हूँ पार्ट, ग्राफ डायग्राम की तो ज़रूरत अभी पड़ेगी। देखिए, तो हम लोग यहाँ से ये जजमेंट कर सकते हैं कि यहीं से अभी वैल्यू उठा लेते हैं। अब b1 इक्वल टू आपका क्या आया है u2। देखिए b1 इक्वल टू क्या है u2 और b2 इक्वल टू क्या आया है u1। मतलब अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन, पहली इमेज की हाइट i1 और ये b1 अपान u1, यहाँ पे भी बात करें m2, दूसरी इमेज की हाइट i2 और ये b2 अपान u2। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, i1 अपान o इंटू i2 अपान o इक्वल टू, ये देखिए b1 इक्वल टू क्या है u2 और b2 इक्वल टू क्या है u1, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो मतलब i1 i2 इक्वल टू o स्क्वायर, मतलब o इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट i1 इंटू i2। और ये एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला पॉइंट रहता है। दूसरा, उन दो पोजीशंस के बीच गैप जहाँ पे अपने को स्क्रीन पे इमेज मिलेगी, तो देख लेते हैं दो पोजीशंस के बीच का गैप u1 माइनस u2। चलो इसको हम कैपिटल X लिख देते हैं। u1 माइनस u2 अगर हम करेंगे तो d प्लस एक्स बाई 2 माइनस d माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा। देखिए
d/2 कैंसिल और x/2 प्लस x/2 ये x आ जाएगा, और x हम लोगों ने क्या माना है, √d² माइनस 4df, ये हमने x माना हुआ है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमें दो लोकेशंस के बीच का गैप दिया हुआ है तो वहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैपिटल X क्या हो गया, दो ऐसी लोकेशंस के बीच का गैप लेंस की जिनके लिए स्क्रीन पे ही इमेज बनेगी। कैपिटल D मतलब ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का गैप है, और F मतलब क्या है, फोकल लेंथ है। और बाकी चीज़ें भी आपको जहाँ जहाँ जो रिक्वायर्ड होंगे वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें रिफ्रैक्शन में जहाँ जहाँ जितनी भी थियरी की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ प्रॉब्लम आती है, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है, और ढेर सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं अभी तक। और जो टॉपिक अभी कवर किया है इसको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू एज यूजुअल जैसे HCB के लगा रहे थे उनके थ्रू ही आगे कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तो थियोरेटिकल पार्ट पूरा ओवर हो गया है अपना इसमें। अब अपने इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, चलिए। चलिए, अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन बात करेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे हम प्रिज्म से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। चलिए वन बाय वन देखते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या दिया है, A light ray is incident normally on the face AB of a right angled prism ABC. ब्रैकेट में mu equal to 1.5 as shown in figure. Full stop. What is the largest angle phi for which light ray is totally reflected at the surface AC? Okay. चलिए, ये हमें 27 नंबर क्वेश्चन ABC, ये एंगल फाई दिया है और हमको ये बोला है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल फाई सो दैट देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस AC। अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फाई है। अब ये नॉर्मल इस फेस के है और ये एंगल भी फाई होगा। देखो ध्यान से देखो, ये एंगल फाई, तो ये क्या होगा 90 माई, क्योंकि इस फेस के ये नॉर्मल है, एन से डिनोट कर देता हूँ मैं, ये 90 माइनस फाई, और यही एंगल इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी हो। अब यहाँ पे बाहर एयर है, अंदर मीडियम है, अंदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानते हैं। तो इस कंडीशन में साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/μ, यानी 1/3/2
इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, ये आ गया। अब हम लोग साइन थीटा सी की वैल्यू तो यहाँ पे रख दी। हमें फाई में कंडीशन निकालनी है, तो फाई में कंडीशन फाई इक्वल टू क्या आएगा 90 माइनस थीटा सी, और फाई क्या होना चाहिए लेस देन 90 माइनस थीटा सी। इसी से हमने निकाला है, जो पहले कंडीशन है TIR की वहीं से आया है। और हमें साइन थीटा सी में कंडीशन गिवन है, तो हम दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, तो वो अपने आप 90 माइनस थीटा सी से साइन में आ जाएगा। कॉस लेंगे तो क्या आएगा कॉस फाई लेस देन कॉस 90 माइनस थीटा सी, मतलब कॉस फाई लेस देन साइन फाई, लेस देन साइन फाई, साइन सॉरी साइन थीटा सी, फाई लिख दिया मैंने गलती से, साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू क्या है 2/3, तो कॉस फाई लेस देन 2/3, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी फाई मैक्सिमम कॉस इनवर्स 2/3, ये लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिलेगी, जिसके लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस AC पे पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ के बताता हूँ पहले। लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास म्यू इक्वल टू 1.5 टू वाटर म्यू इक्वल टू 1.33। Find the range of the angle of deviation for which there are two angles of incidence। देखिए, पहले तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। इसमें ग्लास टू वाटर हमें रिफ्रैक्शन बताया है। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम ग्लास लेते हैं, इधर वाटर लेते हैं, यहाँ से इंसिडेंट रियली इसको IR से दिखा दिया, और वाटर में जाएगी, वाटर रेयर मीडियम है तो अभी फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये I हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब अगर हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो क्या आएगा μ1 साइन थीटा सी इक्वल टू μ2 साइन 90, और μ1 मतलब ग्लास, 1.5 मतलब 3/2 साइन थीटा सी, ये होगा 4/3, तो ये साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/9, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। अब हमसे ये बोला है कि रेंज बतानी है हमें जिसके लिए टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं। अब अगर हम इसका एंगल ऑफ डेविएशन का अपने ग्राफ बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये आया था, मैंने समझाया था यहाँ तक। और उसके बाद जैसे ही हम थीटा सी से ग्रेटर एंगल पे जाते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी हो गया, उसके बाद जैसे ही ग्रेटर देन थीटा सी पे जाते हैं लीनियर वेरिएशन होता है। क्यों होता है, कारण क्या है कि फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन में 180 माइनस 2i करके डेविएशन आता है, और ये हम 0 से शुरू करेंगे, और ये कंडीशन क्या थी 90 माइनस थीटा सी, और ये वाली कंडीशन क्या थी 180 माइनस 2 थीटा सी। अब अपने को रेंज बतानी है जहाँ पे दो एंगल, तो रेंज आपका जो इंसिडेंस एंगल का है वो क्या है 0 से थीटा सी के बीच में। तो 0 से थीटा सी के बीच में जब तक अपने रहेंगे तब तक क्या रहेगा कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम ही डेविएशन एंगल मिलेगा। अब हमें रेंज
पूछा गया फाइंड रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, हम दोनों की रेंज बताते हैं। आई की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर थीटा से, और डेविएशन की रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 90 माइनस थीटा से। तो 90 माइनस थीटा से मतलब 90 माइनस साइन इनवर्स 8/9, और अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली रिजल्ट मालूम होती है, 90 माइनस साइन इनवर्स होता है कॉस इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/9। तो हमारी जो रेंज है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो 0 टू थीटा से है, और डेविएशन एंगल की 0 टू 90 माइनस थीटा से, यानी 90 माइनस साइन इनवर्स 8/9, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 8/9। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। 32 वाला क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। पार्ट ए, show that the light escapes through the circular area on the water surface with its center directly above the point source. Okay. Part B, find the angle subtended by radius of the area on the source. Okay. ठीक है। थर्टी टू की बात करते हैं अपने। ये हमने बॉटल लिया जिसके अंदर मान लेते हैं सोर्स रखा हुआ है S, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है म्यू, और हाइट दे रखी है h। कोई बात नहीं, ये हम h ले लेते हैं। अब हमें मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि जो नॉर्मल के अलॉन्ग रे जाएगी वो सीधे अनडेविएटेड निकलेगी, और जो अदर एंगल पे जाएंगी वो थोड़ा डेविएट होकर निकलेंगी, और जो 90 डिग्री पे जाएंगी और जो 90 डिग्री पे निकलेंगी उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा c होगा। ठीक है। इसके बाद अगर कोई रे इस पे गिरती है, आगे हम बना लेते हैं, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब अपनी जो लिमिट है बाहर से देखने की, वो लिमिट हो जाएगी अप टू एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा c। इससे ज़्यादा एंगल में लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो एरिया बनेगा आपका, ये वाला एरिया जो बनेगा जहाँ तक लाइट हमें दिखाई दे रही है, ये वाला, वो आपका सर्कुलर बनेगा। ये पॉइंट सोर्स क्या स्फीयर के फॉर्म में चारों तरफ लाइट रेज भेजता है, तो जो लाइट रेज ऊपर जाएंगी वाटर को क्रॉस करके एयर में एंटर करेंगे, उनकी बात करते हैं। तो फाइनली ये तो तय है कि ये एक सर्कुलर एरिया के अंदर बाहर निकलेंगे, उसके बाद की लाइंस हम रेज हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा देंगे। अब पार्ट ए तो हो गया। पार्ट ए में ये दिखाना था कि एक सर्कुलर पार्ट में रेज बाहर निकलेंगे, ये पार्ट ए में हमें शो करना था। वो शो हो गया कि भाई लाइट रेज जो पॉइंट सोर्स से निकलते हैं वो स्फीयर के फॉर्म में निकलते हैं, चारों तरफ निकलते हैं। तो हमें चारों तरफ निकलती हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। अब हमें केवल रेज वो देखनी है जो वाटर सरफेस की तरफ अपना डायरेक्शन बनाएंगे, ऐसे।
बट वाटर सरफेस की तरफ भी जो डायरेक्शन बनाएंगी उनमें भी प्रॉब्लम ये है जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर सरफेस पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो फिर वाटर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सरफेस है, इस तरीके से यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है, तो एक सर्कल के फॉर्म में एक फिक्स रेडियस की रेज बाहर निकलेंगी और उसके बाहर वाली जो हैं इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। चलो अब इसमें सेकंड पार्ट में अपने से ये बोला है, ये कहानी ठीक है। तो ये थीटा सी हो जाएगा। क्यों थीटा सी हो जाएगा? क्योंकि ये थीटा सी है। अब हम लोगों को इसमें फाइंड क्या करनी है? एंगल सबटेंडेड बाई रेडियस ऑन द एरिया। ओके, फाइंड द एंगल सबटेंड बाई रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स। मतलब ये एंगल तो थीटा सी के बराबर ही होगा, और थीटा सी के बराबर ही होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर तो हम सीधे सीधे इसमें निकाल लेंगे। साइन थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/μ। ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, या साइन थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, ये आ जाएगा। और हाँ, कई बार को इस क्वेश्चन में रेडियस और एच से रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ। अगर अपने को रेडियस और हाइट से रिलेटेड कोई बात आती तो tan थीटा सी इक्वल टू क्या होगा? r/h। और tan थीटा सी को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा सी अपॉन कॉस थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/h। तो साइन थीटा सी अपॉन √1 माइनस इक्वल टू r/h, और साइन थीटा सी की प्लेस पे क्या रख देंगे? 1/μ। तो इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या आ जाएगा? 1/√μ² माइनस 1 इक्वल टू r/h। तो अगर हमें रेडियस h के टर्म में निकालनी हो तो ये आपका आ जाएगा r इक्वल टू h अपॉन √μ² माइनस 1। और एरिया निकालना हो कि कितने एरिया में लाइट मिलेगी तो a इक्वल टू क्या आएगा? πr², ये एरिया आ जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने % लाइट इसके अंदर से ट्रांसमिट होगी तो भी हम कंपेयर करके आसानी से बता सकते हैं कि कितने % लाइट जो है इसमें ट्रांसमिट होगी। तो ये चीज़ें आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, कई बार ये पूछी जा चुकी हैं, तो ये हमने जो है आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए हम इसमें अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर separates two transparent media A and B with refractive index 1.33 मतलब 4/3 वाटर है and 1.48 respectively. Full stop. The medium A is on the convex side of the surface
Where should a point object placed in medium is so that paraxial rays becomes parallel after refraction at the surface? ओके कोई बात नहीं। 38 पे आते हैं। हमसे जो बात की गई है, ये आपका मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो दिया हुआ है वो दिया है 1.33 और इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.48। इधर दिया हुआ है 1.33 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.48। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कॉन्वेक्स साइड, मतलब ए में, ए वाले मीडियम में ये ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जाती हैं, ऐसा बोला है। और पैरेलल हो जाते हैं तो अपने को U निकालना है। अब देखिए इसमें अपने ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो ऑलरेडी माना हुआ है तो हम इसको जो है Q मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन Q। हमने जो इसमें कंसेप्ट सीखा था वो ये सीखा था, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और जिसमें रिफ्रैक्ट करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेना है। तो A μ1 हो गया और B वाला μ2 हो गया, ये तय है। अब बात आती है हमें U मालूम नहीं है, U मालूम नहीं है, U निकालना ही है तो इसका साइन नहीं रखेंगे। B मालूम है, इन्फिनिटी की बात कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी पे। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे अपोजिट साइड में जा रहा है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में है तो इसको पॉजिटिव लेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दिया हुआ है 30 प्लस 30 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, μ2 अपान बी माइनस μ1 अपान यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान आर। अब सारी वैल्यू रखते हैं। μ2 मतलब क्या हो गया है 1.48, b मतलब इन्फिनिटी और ये आपका है 1.33 अपॉन यू निकालना है और μ2 अगेन 1.48 माइनस 1.33 अपान प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा जो था μ2 अपान बी माइनस μ1 अपान यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान आर। μ2 की वैल्यू रखी, μ1 की वैल्यू रखी, ये उठा के सब यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे तो u आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u आ जाएगा विद प्रॉपर साइन। और ये भी हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमने u का साइन नहीं रखा यहाँ पे। जब u का साइन नहीं रखा है तो 100% जो u आएगा विद साइन आएगा, u जो आएगा वो विद साइन आएगा। विद साइन का मतलब है कि नेगेटिव आएगा। रियल ऑब्जेक्ट के लिए u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 39 करते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या है, फिगर 18E12 shows a transparent hemisphere of radius 3 cm made of a material of refractive index 2. Part A, a narrow beam of parallel rays is incident on the hemisphere as shown in figure. Full stop. Are the rays totally reflected at the plane surface? Question mark. Part B, find the image formed by the refraction at the first surface. Part C, find the image formed by reflection or refraction at the plane surface. Part D, trace qualitatively, मतलब रे डायग्राम बनाना है, rays as they come out of the hemisphere. ओके चलिए इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के।
ये रेज ऐसे आ रहे हैं, पैरेलल बीम है काफ़ी कम डायामीटर की, और ये एंगल यहाँ से कितना बन रहा है 45 डिग्री, और ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। म्यू दिया हुआ है अपने को इसमें 2। अब चलिए इसमें 1 बाय 1 बातें करते हैं। यहाँ से तो इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं करनी है, और ये रेडियस के अलोंग आ रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आ ही जाएंगे सेंटर तक, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और डायमीटर बहुत लेस है तो सारी रे अपने ये मानेंगे कि सीधे यहाँ पर विदाउट रिफ्रैक्शन सेंटर तक पहुँचेंगे। जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो अपने ये चेक करते हैं अपने ये चेक करते हैं प्लेन सरफेस पे कि TIR के लिए एंगल कितना है, और जबकि ये सभी के सभी पहुँचेंगे 45 डिग्री पे, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ मतलब 1/2, मतलब थीटा सी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और जबकि ये ऑलमोस्ट सभी 45 पहुँचेंगे, तो इसमें क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा सी, मतलब TIR होगा। ये तो तय हो गया, TIR होगा। अब पार्ट बी में क्या पूछा है? पार्ट बी में पूछा है फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। ओके, तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हम लोग लगाएंगे, तो u इक्वल टू -∞, b अपने को पता नहीं, और μ1 मतलब ईयर से आ रहा है तो 1 लेंगे, और μ2 2 दिया हुआ है। अब ऑब्जेक्ट इधर है क्योंकि इधर से आ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे साइड पड़ेगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमें प्लस लेना, प्लस का 3 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग लगा देंगे μ2 अपान b माइनस μ1 अपान u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपान r। μ2 2 हो गया ये अपने को, और μ1 अपने को 1 दिया, और ये -∞, ये दिया हुआ है 2 - 1, और ये प्लस का 3 दिया हुआ है। तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस का 6 सेंटीमीटर, तो प्लस 6 सेंटीमीटर मतलब जस्ट अपोजिट। इसको मैं स्फीयर को पूरा करता हूँ तो इमेज जो है आपकी यहाँ कहीं पे जाके बनेगी, ये इमेज I1। इसके बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो फर्दर पार्ट के लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये फाइनल इमेज ऐसे बनेगी I2, और ये फिर रेडियस के अलोंग जा रहे हैं तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये आपके C और D वाले पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। अब मैंने इसमें आपका क्वेश्चन का डिस्कशन इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कर्व्ड सरफेस का काफ़ी हद तक कर दिया है। थोड़े से क्वेश्चन जो भी रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।